गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रेखा देवी, डायट लेक्चरर, डायट झांसी। डीएलए 4 सेमेस्टर में हम लोग बात कर रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इसके खंड ब, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी की बहुआयामी भूमिका। तो इसका जो है कुछ बातें कल हो गई थी, कुछ आज होनी बाकी हैं और कुछ कल, क्योंकि ये बहुत ही आपकी जो जॉब है या आप जहाँ नौकरी करने जाओगे या खंड शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत जितने भी स्कूल आते हैं, शिक्षक आते हैं, विद्यालय आते हैं और जितने स्टूडेंट आते हैं, सबका जो प्राथमिक डेटा है वो यहीं पे सेव रहता है, सुरक्षित रहता है अभिलेखों के रूप में। और इनका प्रत्यक्ष जो है प्रशासनिक पर्यवेक्षण और सहयोग निरीक्षण सब यहीं से होता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी है, लेकिन ये है कि ये प्रत्यक्ष रूप से सभी को जानते हैं, प्रशिक्षणों में भाग लेते हैं, प्रशिक्षणों का आयोजन करवाते हैं, अनुश्रवण करवाते हैं, आदर्श पाठ करवाते हैं। तो इसलिए अब आज हम लोग बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी के प्रमुख कार्यों में प्रशासनिक व प्रबंधकीय कार्य। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 6 से 14 आयु वर्ष के निःशेष बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु, निःशेष जो बच्चे शेष रह गए हैं, जो कहीं भी शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं, 6 से 14 साल के वो बच्चे जो कहीं भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उन्हें विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित करना, उनका पारिवारिक सर्वेक्षण कराना तथा समयबद्ध ढंग से शिक्षा जागरूकता सप्ताह, स्कूल चलो अभियान के माध्यम से अभिभावकों में जागरूकता पैदा करते हुए बचे हुए ऐसे बच्चों का प्रवेश विद्यालयों में कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से विद्यालयी शिक्षा से जो अपवंचित रह गए हैं, तो ये खंड शिक्षा अधिकारी कि ये जो प्रमुख कार्य हैं, ये उसकी भूमिका के विषय में चर्चा हो रही है कि उनका ये कार्य है कि जो भी स्कूल या बच्चे बचे हुए हैं उनको विद्यालय में नामांकन कराया जाए, माता पिता को जागरूक किया जाए, उसके लिए जागरूकता रैली निकाली जाए और शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए या शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ा जाए। ये है। इसके साथ ही जो बच्चों का ठहराव, बच्चों का एडमिशन हो गया, आपके विद्यालयों में प्रवेश हो गया, लेकिन बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही कुछ कार्यक्रमों का संचालन हो, विद्यालयों को सज्जित किया जाए, जिसका नियमित पर्यवेक्षण करते हुए सुविधाओं को गति देना खंड शिक्षा अधिकारी का दायित्व है। उसमें है विद्यालय विकास एवं शिक्षक अनुदान की व्यवस्था। विद्यालयों का विकास होना चाहिए, शिक्षक अनुदान की व्यवस्था, विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष, रसोई घर का निर्माण, ये सारी व्यवस्थाएं विद्यालय में करवानी होती हैं। 4 दीवारी होनी चाहिए विद्यालय में, पेयजल, शुद्ध पेयजल होना चाहिए, शौचालय निर्माण व्यवस्था, खेल उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बच्चों को विद्यालय का एटमॉस्फेयर रोचक लगे, आनंददायी लगे, खेल खेल में शिक्षा की बात हो। विद्यालय मध्याह्न पोषाहार व्यवस्था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, अतः मध्याह्न में बच्चों के पोषाहार की व्यवस्था कराना, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, बालिका पोशाक, स्कूल बैग तथा निःशुल्क पाठ्यक्रमों की व्यवस्था, इस विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, मीना मंच APEGEL की व्यवस्था, शिक्षा मित्र व्यवस्था, वैकल्पिक शिक्षा केंद्र ब्रिज कोर्स की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं करने का उत्तरदायित्व तो होता है खंड शिक्षा अधिकारी का कि विद्यालयों में सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियां सारी और प्रशासनिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहें, विद्यालय का जो संचालन है वो उचित ढंग से होता रहे और बच्चों को विद्यालय का वातावरण रोचक लगे और बच्चे विद्यालय में रुकें, ठहराव उनका सुनिश्चित हो, अधिक से अधिक उनकी उपस्थिति हो। इसके साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति तथा विद्यालय स्तर पर MTA, PTA और विद्यालय पोषाहार समितियों की व्यवस्था तथा उन्हें सक्रिय बनाए रखने में
खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य भूमिका है। मतलब ग्राम पंचायत स्तर पर जो ग्राम शिक्षा समिति है तथा विद्यालय स्तर पर आपकी MTA, मदर टीचर एसोसिएशन PTA, पेरेंट टीचर एसोसिएशन और विद्यालय पोषाहार समितियों की व्यवस्था उन्हें सक्रिय बनाए रखने में खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य भूमिका है। इसके साथ ही अब आपका आता है वित्तीय अभिलेख। वित्तीय अभिलेखों का अभिलेखन और उनका रख रखाव, उनका मेंटेन करना, ये भी खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर ही ये कार्य भी संचालित होता है। इसमें कार्यरत तो समस्त परिषदीय अध्यापक अध्यापिकाओं, शिक्षा मित्रों एवं अन्य शिक्षणेतर कर्मचारियों का ससमय व सही वेतन भुगतान सुनिश्चित करना, PF प्रार्थना पत्रों का अग्रसारण, स्वीकृत PF की किस्तवार कटौतियाँ, अनुमन्य चिकित्साओं का स्वीकृत करना, भविष्य निधि पासबुकों तथा अध्यापक सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ तथा लेखाधिकारी से सत्यापन, सेवानिवृत्त शिक्षकों के सेवानिवृत्त देयकों का समय से भुगतान तथा नियमित पेंशन वितरण सुनिश्चित करना। ये वित्तीय अभिलेखों के तहत आता है कि वित्तीय अभिलेखों का अभिलेखीकरण हो। प्रत्येक शिक्षक की अपनी एक के वित्तीय अभिलेखों का अभिलेखीकरण हो, उनका समय समय पे उनकी प्रविष्टियाँ हो उसमें, और सारे जो आंकड़े हैं उसमें समय समय पे लिखे जाएं, उनका अग्रसारण हो और किसी कार्य में कोई बाधा न हो। इसके साथ ही विद्यालयों को जो अनुदान प्राप्त होता है, विद्यालयों को प्राप्त अनुदान का विद्यालय स्तर पर समुचित उपयोग सुनिश्चित कराना, समस्त छात्र निधियों, विद्यालय संपत्तियों, साज सज्जा, भूमि, भवन निर्माण, मरम्मत, छात्रवृत्तियों का वितरण आदि की व्यवस्था करना तथा उपभोग सुनिश्चित करना आदि खंड शिक्षा अधिकारी के प्रमुख दायित्व हैं। शैक्षिक व वित्तीय कार्यों के अतिरिक्त खंड शिक्षा अधिकारी को विविध महत्वपूर्ण प्रबंधकीय और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। मतलब शैक्षिक कार्यों और वित्तीय कार्यों के अतिरिक्त भी खंड शिक्षा अधिकारी के और भी उत्तरदायित्व है प्रबंधकीय और प्रशासकीय। उन दायित्वों का निर्वहन भी खंड शिक्षा अधिकारी को करना पड़ता है। परिषदीय विद्यालयों के जो अध्यापक हैं और शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, उनका ट्रांसफर तथा सेवा संबंधी समस्त कार्य करने पड़ते हैं। परिषदीय अध्यापकों या जो शिक्षणेतर कर्मचारी उनकी नियुक्ति भी इन्हीं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होती है और उनकी पदोन्नति, उनका स्थानांतरण तथा सेवा संबंधी जितने भी कार्य हैं सब करने पड़ते हैं। और खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्रमुख रूप से निम्नलिखित अभिलेख या पंजिकाएं आवश्यक होनी चाहिए। ये अभिलेख या पंजिकाएं आवश्यक हैं जो उनके कार्यालय में होनी चाहिए, प्रत्येक शिक्षक से संबंधित और विद्यालय से संबंधित। तो विद्यालय का सामान्य विवरण खंड शिक्षा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में या ब्लॉक में जितने भी विद्यालय हैं उनका सामान्य विवरण खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभिलेखीकृत हुआ संचित होना चाहिए। विकास खंड के समस्त विद्यालयों का विवरण होना चाहिए जिसमें विद्यालय की स्थापना कब हुई का संक्षिप्त परिचय हो, भवन, कक्षा कक्ष, चहारदीवारी, क्रीड़ा स्थल, साज सज्जा व शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय आदि की सूचनाएं अंकित होनी चाहिए। विद्यालय का सामान्य विवरण इसमें क्या क्या बिंदु शामिल होने चाहिए कि विद्यालय की स्थापना, कितने विद्यालय हैं, उनकी किस विद्यालय की स्थापना कब हुई, जिससे कि पता चल जाए कि कोई बहुत छीड़ विद्यालय तो नहीं है, भवन कक्षा कक्ष तो नहीं है, चहारदीवारी है कि नहीं, बच्चे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या नहीं, क्रीड़ा स्थल है या नहीं, साज सज्जा कैसी है, शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय है कि नहीं। पुस्तकालय भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, इससे बच्चों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है। और आप लोग भी जब टीचर बनना तो अपने बच्चों को आपके विद्यालयों में, वैसे सभी विद्यालयों में लगभग पुस्तकालय की पुस्तकें पहुंच चुकी हैं, उन्हें लंच के बाद पुस्तकें पढ़ने के लिए अवश्य दें और रोज़ उनकी पुस्तकें बदलनी चाहिए। पुस्तकालय का भी एक रजिस्टर मेंटेन हो, उसमें लिखना चाहिए रोज़ का रोज़ कि कौन सा बच्चा किस दिन क्या पढ़ा और जिस किताब को पढ़ा उससे उसने क्या सीखा, ये सारांश भी आप लोगों को पूछना चाहिए।
और अगर आपके क्लासरूम में अलमीरा है उसी में रख के पूरा दिन किताबें लंच के बाद रख देनी चाहिए, जिससे कि बच्चों में विद्यालय में ठहराव की आदत हो, स्वाध्याय की आदत विकसित हो। और साथ ही चित्र, अच्छे अच्छे चित्रों की किताबें भी हों, कहानियों की हों, तो बच्चों को जो सीखने के लिए, पढ़ने के लिए अपनी ओर लालायित करें और अपने आकर्षित करें। ये आप लोगों के लिए सामान्य जानकारी है कि आप लोग ऐसा करेंगे तो आपको शिक्षण कार्य में अधिक सहजता लगेगी। इसके साथ ही शिक्षकों का सामान्य विवरण। खंड शिक्षा अधिकारी को विकास खंड के जितने भी अध्यापक हैं उनकी वरिष्ठता सूची, उनका समायोजन, स्थानांतरण, पदोन्नत, विषयक कार्यवाही एवं प्रपत्र तैयार कराना, ये सारे प्रपत्र तैयार करके अपने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रखने चाहिए, जिससे कि जब भी ज़रूरत पड़े तो ये सारी सूचनाएं आपके पास उपस्थित हों। सेवा पुस्तिका, आपकी सर्विस बुक, और हर टीचर की सर्विस बुक होनी चाहिए और जितनी भी प्रविष्टियां हैं वो समय समय पर उसमें होनी चाहिए, जिसमें अध्यापक का सामान्य परिचय हो। इसके साथ ही वो कब आया है सेवा में, उसके पदों में जो परिवर्तन हो रहा है समय समय पे, उसका वर्णन होना चाहिए। और इसके साथ ही कर्मचारी के द्वारा जो भी अवकाश लिए गए हैं, जैसे शिक्षक कर्मचारी के द्वारा चिकित्सा अवकाश, अवैतनिक अवकाश, और महिला शिक्षिकाओं के CCL, मैटरनिटी लीव, चिकित्सा अवकाश, अवैतनिक अवकाश, और क्या कहते हैं, ये सारे अवकाश जो है उसमें अभिलेखीकृत होनी चाहिए, जिससे कि आपको किसी भी टीचर्स के विषय में जानने में आपको आसानी रहेगी और आपके बाद भी जो भी अधिकारी आते रहेंगे उनको जानने में आसानी रहेगी। तो ये सारे होने चाहिए। इसके साथ ही और बिंदु बच रहे हैं, क्योंकि ये लेक्चर लंबा खींचता है, इसीलिए हम इसे आपको 2 पार्टों में समझाने की कोशिश करेंगे। इसका दूसरा पार्ट हम कल लाएंगे आपके सामने, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी के सामने और प्राथमिक रूप से बहुत सारे अभिलेखों का रखरखाव करना पड़ता है, रखना पड़ता है, सूचनाएं रखनी होती हैं। विद्यालयों का प्रबंधकीय और प्रशासकीय कार्य प्रत्यक्ष रूप से करना होता है, उनका नियोजन, संचालन और प्रबंध करना पड़ता है। तो इसलिए इसे हम बहुत कम करके भी कम नहीं कर सकते कि कोई चीज़ छूट जाए, ऐसा हम बिल्कुल भी पढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम हर चीज़ को लेते हुए चलेंगे, भले ही वो कम शब्दों में हो। तो इसमें अब हम कल बात करेंगे हम लोग भविष्य निधि लेखा पासबुक और सेवानिवृत्तिक लाभ, विद्यालयों को प्राप्त अनुदानों का उपभोग और अशासकीय अनुदानित विद्यालयों के लिए विभिन्न अनुदानों के लिए आवेदन पत्रों का प्रेषण और अन्य वित्तीय दायित्व जो हैं खंड शिक्षा अधिकारी के, इनके विषय में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जब भी जाएंगे प्राइमरी में ये सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द घूमती हुई हैं, जैसे, तो इसलिए इनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपकी परीक्षा में पूछा जाए, ये तो महत्वपूर्ण ही है, साथ ही साथ ये आपके जानकारी में, आपके नॉलेज में होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि आप जब जॉब में जाएं तो ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नई ना हो। इनका जानना बहुत ज़रूरी है। सेवा पुस्तिका की रही बात, तो आजकल मानव संपदा पोर्टल पे भी सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ब्लॉक खंडों में, विकास खंडों में सेवा पुस्तिकाएं अभी भी ऑफलाइन हार्ड कॉपी में रखी जाती हैं। तो ये सारी जानकारी आपको हमने दी। थैंक यू बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपकी जानकारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू ध्यान से सुनने के लिए।